क्लोरीन के साथ मिले, दो फ्री रेडिकल आपस में मिले और मिथाइल क्लोराइड बन जाए, ये है मेजर। उसके बाद माइनर हो सकती हैं टर्मिनेशंस। माइनर टर्मिनेशन में मिथाइल फ्री रेडिकल से ही मिलेगा और इथेन बन जाएगी। तो ये माइनर प्रोडक्ट ये वाला भी बन सकता है स्मॉल अमाउंट में, माइनर प्रोडक्ट। लेकिन हम माइनर प्रोडक्ट को इग्नोर कर देंगे, टू बी निग्लेक्टेड। ठीक है, अगर एमसीक्यू वगैरह आता है तो हम ये इथेन को एज ए प्रोडक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन नहीं हम लिखेंगे। अच्छा, इसी तरह इथेन के केस में टर्मिनेशन कब होगी कि या तो इथाइल फ्री रेडिकल क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ मिले और इथाइल क्लोराइड बन जाए, ये मेजर प्रोडक्ट है। माइनर प्रोडक्ट ये हो सकती है कि इथाइल के साथ मिले और ब्यूटेन बन जाए, C4H10। लेकिन ये माइनर है एंड टू बी निग्लेक्टेड। यानी कि आपने इथेन की सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट जब बतानी है तो उसमें आपने माइनर प्रोडक्ट जो है वो मेंशन नहीं करनी। मैंने यहां पर स्पेशली मेंशन इसलिए कर दिया है कि माशाल्लाह इस क्लास में काफी पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, वो ऑलरेडी इस तरह की चीजें जो हैं वो पढ़ के आए होते हैं और वो फिर कहते हैं कि सर ये नहीं हो सकता। तो बेटे हो सकता है, लेकिन हम उन्हें मेंशन नहीं करते हैं क्योंकि वो सिग्निफिकेंट नहीं है, नॉन सिग्निफिकेंट है। अभी तक 21 स्टूडेंट्स अपीयर हो पाए हैं। जरा काइंडली कॉलें शाले मिलाएं, बच्चों को जगाएं, जो सो रहे हैं उनको होश दिलाएं, उन्हें कहें कि जनाब टॉपिक चल रहा है। बाद में फिर वो मुझे 3 दिन बाद मैसेज आ रहा होता है कि सर काइंडली वो 3 दिन पहले वाली या फलाने टॉपिक की तस्वीरें सेंड कर दें। बेटे मेरे पास ना पुरानी तस्वीरें नहीं होती हैं, वो डिलीट कर देता हूं मैं, ठीक है। अब तो वैसे भी पिछले कुछ दिनों आपको पता है मेरे पास मोबाइल नहीं था तो तस्वीरें मेरे पास नहीं। अच्छा, तो अब ये आपके पास प्रोपेगेशन टर्मिनेशन वगैरह आ गई। अच्छा, उसके बाद होती है एक्सटेंडेड प्रोपेगेशन। एक्सटेंडेड प्रोपेगेशन बेटे एक्सटेंडेड प्रोपेगेशन तब होती है जब हैलोजन इन एक्सेस हो। जब हैलोजन इन एक्सेस हो, हैलोजन एक्सेस में होगी तो क्या होगा कि हाइड्रोजन रिप्लेस होता जाएगा और उस वक्त तक रिएक्शन या प्रोपेगेशन चलती रहेगी अनलेस ऑल दी हाइड्रोजन आर रिप्लेस। हैलोजन इन एक्सेस हो तो प्रोपेगेशन कंटिन्यूस unless all hydrogen atoms are replaced by halogen। सारे जो हाइड्रोजन एटम्स हैं उन्हें हाइड्रोजन रिप्लेस कर देगी तो फिर प्रोपेगेशन स्टॉप होगी, वरना प्रोपेगेशन स्टॉप नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मीथेन की अगर आपने एक्सटेंडेड प्रोपेगेशन स्टडी करनी है तो वो किस तरह की होगी। तो मीथेन की एक्सटेंडेड प्रोपेगेशन ये चलेगी कि पहले आपने मीथेन के ऊपर क्लोरीन करवाया, -HCl निकला और CH3Cl बन गया। अब यहां पे स्टॉप नहीं होगा, CH3 जो है इसके ऊपर अगेन Cl फ्री रेडिकल अटैक करेगा, एक और HCl निकल जाएगा और उसके नतीजे में
सॉरी, यहां फ्री रेडिकल CH3 प्रोड्यूस होगा। अब ये फ्री रेडिकल CH3 जो है ये क्या करेगा, ये अगेन Cl2 को अपने साथ मिलाएगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करेगा और खुद CH3 Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है ये बेटे नेगेटिव साइन है, रिमूवल का साइन है कि क्लोरीन फ्री रेडिकल रिमूव हुआ है। अब ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है ये आगे फर्दर अटैक कर देगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल फर्दर अटैक, अगेन यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाएगी और ये जो क्लोरीन है एक हाइड्रोजन लेके HCl बना के निकल जाएगी। रिएक्शन यहां पे स्टॉप नहीं होगा, फर्दर कंटिन्यूड रहेगा। कैसे, अगेन Cl2 के साथ रिएक्शन, एक Cl जो है वो फ्री रेडिकल की शक्ल में प्रोड्यूस होगा और दूसरा Cl इसके साथ लग जाएगा, CH2 Cl2 बेटे बन गया। ठीक है, रिएक्शन अभी भी स्टॉप नहीं होगा। CH2 Cl2 के ऊपर ये वाला जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है ये दोबारा अटैक कर देगा, HCl प्रोड्यूस करेगा और Cl2 फ्री रेडिकल बन जाएगा। CH-Cl2 फ्री रेडिकल के ऊपर अब ये क्या करेगा, ये अगेन Cl2 पे अटैक करेगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होगा और साथ CH-Cl3 प्रोड्यूस हो जाएगा। अभी भी हाइड्रोजन बाकी है तो ये क्या करेगी, अगेन ये जो Cl फ्री रेडिकल बना था वो अगेन हाइड्रोजन निकलवा के HCl बना देगा और ये CCl3 फ्री रेडिकल बन गया। CCl3 फ्री रेडिकल जो है वो अगेन Cl2 के साथ Cl फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करवाएंगे और खुद CCl4 में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरह से बेटे जो स्टेबल प्रोडक्ट बनी है जिन्हें आप रिमूव कर सकते थे, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 और CCl4, ये आपके पास बेटे 4 प्रोडक्ट्स जो हैं वो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स हैं। तो अब अगर बेटे यहां पे MCQ आ जाए कि नंबर ऑफ क्लोरीन या कह लें कि नंबर ऑफ हैलोअल्केन्स प्रोड्यूस्ड as a result of halogenation of methane in diffused sunlight, DSL लिख रहा हूं, diffused sunlight, तो ऑप्शन ए है जी ओनली 1, ऑप्शन बी है जी 2, 3 एंड 4। तो बेटे कितने बन रहे हैं, 1, 2, 3 एंड 4 बन रहे हैं। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ गई, डेल्टा ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी। इसी तरह से हम ये सवाल यहां पर ईथेन के लिए बना सकते थे कि ईथेन के केस में नंबर ऑफ हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है इन केस ऑफ ईथेन, अगर ईथेन में एक्सटेंडेड प्रोपेगेशन चले तो फिर कितनी तरह के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो बेटे number of haloalkanes produced by halogenation of ethane in diffuse sunlight, ऑप्शन ए जी 2, 4, बल्कि 1, 2, 1, 3 और डेल्टा 9। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 9 प्रोडक्ट बनेंगे। तो वो आपको ना देखना पड़ेगा बेटे, जब भी इस तरह की कोई आपने प्रिडिक्शन करनी है कि किसी अल्केन में सब्स्टिट्यूशन करने से कितने पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकते हैं,
तो उसमें आप ना एक एक हाइड्रोजन को ग्रेजुअली रिप्लेस करते चले जाए। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपके पास 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है, तो 6 में से पहले एक रिप्लेस करें, उसके बाद फिर दूसरा, उसके बाद 2 रिप्लेस कर दें। अच्छा, जब 2 रिप्लेस करेंगे मैं ना अब आपकी थोड़ी वक्त बचाने के लिए और कन्वीनियंस के लिए सिर्फ हैलोजन ही मेंशन करूंगा। हाइड्रोजन तो अंडरस्टूड है, जहां पे कुछ नहीं लगा वहां पे हाइड्रोजन लगा है। अच्छा, अब ये जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड है वो यहां लग जाए, ये यहां लग जाए, एक ही बात है। लेकिन जब डाई सब्स्टिट्यूशन होगी तो वो सेम कार्बन के ऊपर भी हो सकती है, इसे कहते हैं जेमिनल। सेम कार्बन के ऊपर अगर हो जाए तो इसे क्या बोलते हैं? जेमिनल सब्स्टिट्यूशन। लेकिन एडजेसेंट पे भी तो हो सकती है कि एक ब्रोमीन जो है वो इस कार्बन पे लग जाए और दूसरी इस कार्बन के ऊपर लग जाए, तो ये जेमिनल, ये हो जाएगी विसिनल सब्स्टिट्यूशन। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड में एक जेमिनल और एक विसिनल प्रोडक्ट बन जाता है। उसके बाद ट्राई सब्स्टिट्यूशन जब करेंगे तो पॉसिबल है कि एक ही कार्बन के ऊपर 3, ये भी पॉसिबल है कि 2 एक पे और 1 1 पे। तो 2 प्रोडक्ट आपके पास बने डाई सब्स्टिट्यूटेड, 2 प्रोडक्ट आपके पास बने ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। इस तरह से टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड भी आ जाए। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये होगी कि तीनों एक साइड पे और एक साइड पे, और एक पॉसिबिलिटी हो गई कि 2 एक साइड पे हैलोजेंस और 2 हैलोजेंस एक साइड पे। तो 2 प्रोडक्ट्स ही टेट्रा सब्स्टिट्यूशन के केस में बनेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर पेंटा सब्स्टिट्यूशन, तो वो तो ऐसे ही होगी कि 3 एक कार्बन के पास और 2 एक कार्बन के पास। और हेक्सा में तो सारे के सारे हाइड्रोजन बेटे रिप्लेस आपने कर ही दिए हैं। अब जरा गिनिए प्रोडक्ट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये डेल्टा ऑप्शन बेटे आ जाएगी। अच्छा, अगर हम यहां पे सवाल बदल दें, हम कहें कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड कितने बनेंगे? मोनो सब्स्टिट्यूटेड, मोनो सब्स्टिट्यूटेड तो सिर्फ एक ही बन रहा था, ऑप्शन आ जाएगी बीटा। अगर हम बोले हेक्सा सब्स्टिट्यूटेड, तो हेक्सा सब्स्टिट्यूटेड का आंसर भी बीटा ही बनेगा। अगर हम बोले डाई सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, तो इन सब का आंसर बेटे 2 बनेगा, अल्फा अल्फा अल्फा। ठीक है जनाब। तो ये आपके पास इस तरह से आ सकता है कि जी कितने मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, कितने डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, कितने ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट और कितने टेट्रा। ठीक है जनाब। तो ये आपके पास बेटे हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स जो है वो कंप्लीट हो गई। अच्छा, अब हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन के बाद जो इसके अलावा बेटे अल्केन्स रिएक्शन देती है, उनमें आ जाती है नाइट्रेशन। अच्छा जी, नाइट्रेशन के केस में मीथेन का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से करवाएंगे। ये हाई टेम्परेचर रिएक्शन है, 450 डिग्री, नाइट्रोमीथेन बनेगा।
और वाटर बाई प्रोडक्ट। इसी तरह से इथेन का करवाएंगे C2H6 तो नाइट्रो इथेन बन जाएगा C2H5NO2। ठीक है जी। तो नाइट्रो अल्केन्स, नाइट्रेशन के नतीजे में प्रोडक्ट क्या आएगी, नाइट्रो अल्केन आएगी। उसके बाद बेटे ऑक्सीडेशन, अल्केन्स की ऑक्सीडेशन कैसे होती है, तो बेटे ऑक्सीडेशन में कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की अगर बात करें, कैटालिटिक, तो कैटालिस्ट आप यूज करेंगे कॉपर। कैटालिस्ट कौन सा बेटे यूज करेंगे, कॉपर एज ए कैटालिस्ट यूज करेंगे। और इसके साथ 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 200 ATM प्रेशर यूज करेंगे। और इससे हमारे पास बेटे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स आएगा। किन किन चीजों का मिक्सचर आएगा, कि ये अगर आपके पास मीथेन है तो पहले मरहले में इससे बनेगी मेथानोल, दूसरे मरहले में मेथानल और तीसरे मरहले में मेथानोइक एसिड। ठीक है जी। और हर मरहले में कंडीशन क्या है, हर मरहले में आपने O2 की मदद से ऑक्सीडेशन करवानी है, कॉपर कैटालिस्ट यूज करना है, 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करना है और 200 ATM प्रेशर। अब देखें सवालात तो वही टाइप के हैं कि आपसे पूछ ले जी कि नाइट्रेशन के लिए टेम्परेचर कितना है, मीथेन का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से करवाएं तो प्रोडक्ट क्या बनेगी। ठीक है जी। इथेन का करवाएं तो प्रोडक्ट क्या बनेगी। ऑक्सीडेशन के केस में आपसे पूछ ले कि मीथेन की ऑक्सीडेशन क्या करें तो क्या बनेगा। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की बात करें तो मेथानोल, मेथानोल की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, मेथानल की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन तो फॉर्मिक एसिड जो है प्रोड्यूस होगा। तो प्रोडक्ट क्या आ सकता है, और आपने रीएजेंट्स, कंडीशंस, कैटालिस्ट वगैरह क्या यूज किया। ये बेटे वही मैंने आपको 15 किस्म के सवालात बताए थे, वही 15 तरह की चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये जो आपके पास प्रोपेगेशन वाला ये 3 स्टेप वाला रिएक्शन था, इसमें वो पूछ सकता है, जैसे मीथेन के केस में देख के इंटरमीडिएट आते हैं, क्लोरीन फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट है, मिथाइल फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट है, CH2Cl इंटरमीडिएट है, CHCl2 इंटरमीडिएट है, CCl3 इंटरमीडिएट है। तो वो पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा इंटरमीडिएट है, कौन सा इंटरमीडिएट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल HCl इंटरमीडिएट नहीं है। ठीक है। और अगर आप एक्सटेंडेड प्रोपेगेशन की बात करें तो CH3Cl भी इंटरमीडिएट भी है और प्रोडक्ट भी है, CH2Cl2 इंटरमीडिएट भी है, प्रोडक्ट भी है, CHCl3 इंटरमीडिएट भी है और प्रोडक्ट भी है। तो इनमें से ये जो मैंने 1, 2, 3 ऐसे हैं जो इंटरमीडिएट एज वेल एज प्रोडक्ट है। ठीक है, क्योंकि ये इंटरमीडिएट के तौर पे भी बन रहे हैं और इन्हें आप प्रोडक्ट के तौर पे सेपरेट आउट भी कर सकते हैं। CCl4 सिर्फ प्रोडक्ट है, इंटरमीडिएट नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद आगे फर्दर कोई चीज नहीं बनेगी। तो ये चीजें जो है इस तरह की भी MCQ की शक्ल में आ सकती हैं कि कौन सा इंटरमीडिएट है, कौन सा इंटरमीडिएट एज वेल एज प्रोडक्ट है और कौन सा जो है वो सिर्फ प्रोडक्ट है। लेकिन ये तो बेटे टेक्निकली जिस तरह मर्जी घुमाते जाएं, लेकिन कभी इस तरह का सवाल बेटे पास्ट एग्जाम्स के अंदर आया हुआ नहीं है। ठीक है जी। इसके अलावा बेटे कंबस्टन रिएक्शन पार्शियल और कंप्लीट जो है वो तो आप खुद कर ही सकते हैं, तो उसमें मैं लेकिन बहरहाल फिर भी ये टेबल से नीचे यहां पर लिख देता हूं कि कंबस्टन अल्केन की जो है वो किस तरह से होती है। CnH2n +2 प्लस
बल्कि अल्केन का आपको पता ही है, तो CXHY कर लेते हैं, तो आपके पास ये ऑक्सीजन की तादाद कितनी आ जाती है, ये मैंने स्टाइकियोमेट्री में आपको बताई थी, जितने कार्बन होंगे उतने CO2 बन जाएंगे, जितने हाइड्रोजन होंगे उससे हाफ वाटर मॉलिक्यूल, और X प्लस Y/4 जो है ये ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, और बेटे इसके साथ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ मीथेन कितनी हीट प्रोड्यूस होती है, इन केस ऑफ मीथेन बेटे कितनी हीट प्रोड्यूस होती है, 891 इंथाल्पी ऑफ कंबस्टन, इतना लंबा मैं क्यों लिख रहा हूं, डेल्टा HC ऑफ मीथेन, ये याद रखनी है, -891 किलो जूल पर मोल, ये वैल्यू आपने बेटा याद रखनी है। इसके अलावा बेटे अगर पार्शियल कंबस्टन या इनकम्प्लीट कंबस्टन करेंगे तो कार्बन ब्लैक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आएगी, तो इनकम्प्लीट कंबस्टन इसके लिए सिर्फ मीथेन की इक्वेशन याद रख लें, CH4 3 मोल 4 मोल ऑक्सीजन के, कार्बन ब्लैक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर, तो इसे आप बैलेंस कर लीजिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 मोल बन जाएंगे, अब यहां 3 थे तो 1 कार्बन बन गई, तो 3 3 9, सॉरी 4 3 12, तो इधर ये आ जाएगा 6 2 12, ठीक है जी। तो अब ये कार्बन ब्लैक प्रोड्यूस हुई, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, तो पार्शियल कंबस्टन के केस में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं ये भी बेटे आप नोट कर लीजिएगा। तो बाकी MCQs तो बेटे जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसमें से वही टाइप्स आ सकती हैं, रिएक्टेंट बता के प्रोडक्ट पूछ ले, एटसेट्रा एटसेट्रा, और ये इक्वेशन बैलेंसिंग पूछ ले कि कितने मोल मीथेन के लिए ऑक्सीजन के दरकार हैं, कितने मोल ऑक्सीजन के इथेन के लिए दरकार हैं कंप्लीट कंबस्टन के लिए। तो ये बेटे तस्वीर मैंने खींच ली है बोर्ड की, जिसको चाहिए होगी वो आज की तारीख में ही मैसेज व्हाट्सएप पे करके मंगवा लीजिएगा, बाद में फिर ये मुझसे डिलीट हो जाती है, खो जाती है, कहीं पीछे दूर चली जाती है, तो ढूंढनी मुश्किल हो जाती है। और मैसेज के साथ मेंशन लाजमी किया करें कि आपकी स्लॉट कौन सी है। अच्छा भाई, ये अब अल्केन्स के रिएक्शंस कंप्लीट हो गए, आप में से किसी ने इससे रिलेटेड अल्केन के रिएक्शन से रिलेटेड कोई सवाल पूछना तो पूछ लें, क्योंकि उसके बाद मैं फिर अल्कीन्स करा रहा हूँ। सर क्लोरीन रेडिकल इंटरमीडिएट है सर? अच्छा भाई, अब अल्कीन्स और अल्केन से रिलेटेड अगर हम रिएक्शंस की लिस्ट बनाएं अल्कीन्स और अल्काइन से रिलेटेड, तो रिएक्शंस तो बेटे वो बहुत सारे ही बन जाएंगे, ठीक है। उसमें से कई रिएक्शंस ऐसे हैं जो फेडरल में हैं, पंजाब में नहीं है, बलोचिस्तान में है, पंजाब में और फेडरल में नहीं है, KPK में, इसी तरह से ना डिफरेंट आ सकते हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ वही रिएक्शंस करेंगे जो सब में कॉमन है,
ठीक है। या फिर अगर कॉमन नहीं है तो हम पंजाब की बुक को इस हवाले से प्रेफरेंस बख्शेंगे, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेट कर रही होती है एनएमडी कैट में पंजाब की होती है, तो इसलिए ज्यादातर चीजें पंजाब बेस्ड, चंद एक चीजें जो हैं वो फेडरल से भी आ सकती हैं। हाँ, एनएमडी कैट में कोई 5-6 सवाल ऐसे होते हैं जो टिपिकली फेडरल से रिलेटेड ही होते हैं। तो अच्छा जी, अब हमने बेटा रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स, लेकिन अल्कीन्स में पहले जरा इनको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं हम। अल्कीन्स के हवाले से हमने क्या क्या चीजें पढ़नी है। अल्कीन्स के हवाले से पहले तो जरा इनको डिफाइन करते हैं कि कम से कम एक अनसैचुरेटेड ये हाइड्रोकार्बन्स है और एलिफैटिक है। साइक्लिक नहीं सिलेबस में शामिल हमारे। अब मोस्ट कॉमन जो है वो मोनोइंस है जो हमने पढ़ने, हमने मोनोइंस पढ़ने हैं, पोलीइंस भी हो सकते हैं। मोनोइंस का फॉर्मूला CnH2n होगा। अब मोनोइंस का फॉर्मूला वही है जो साइक्लोअल्केन्स का होता है। इसी तरह से बेटे डाईइंस का फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n-2। अब ये जरा गौर करें कि जो फॉर्मूला डाईइंस का है वो मोनोआइंस के बराबर है। ठीक है जी, डाईइंस का जनरल फॉर्मूला सेम एज मोनोआइंस। तो इसका मतलब है डाईइंस और मोनोआइंस जो है वो आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो करते हैं। तो डाईइंस फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऑफ मोनो आइंस है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा, इस तरह से अगर ट्राइंस करेंगे तो यहां पे -4 हो जाएगा। तो जितने आप करते जाएंगे यहां पे उतने सब्सट्रैक्ट जो है वो बेटा करते जाएंगे हम। हर डबल बॉन्ड के लिए 2 हाइड्रोजन माइनस करने, हर डबल बॉन्ड जो है उसके लिए 2 हाइड्रोजन आपने स्ट्रक्चर में से माइनस कर देंगे। अच्छा, अल्कीन्स में बेटे ये बात याद रखिएगा कि मिनिमम कार्बन्स 2 होते हैं और मिनिमम 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाली जो कार्बन है, ईच कार्बन इज sp2 हिब्रिडाइज्ड। ठीक है, लेकिन जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन होते हैं उनके लिए याद रखिएगा वो sp3 हिब्रिडाइज्ड होते हैं। तो अगर अल्कीन्स के अंदर डबल बॉन्डेड और सिंगल बॉन्डेड दोनों तरह के कार्बन मौजूद हैं तो वो फिर sp3 हिब्रिडाइज्ड होंगे। अब जहां पे जस्ट sp2 हिब्रिडाइजेशन होगी वो स्ट्रक्चर तो प्लेनर होगा, लेकिन अगर साथ कोई ऐसा कार्बन आ जाता है जो sp3 हिब्रिडाइजेशन वाला हो तो वो फिर स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पे लिखूं C2H4 ऑप्शन बी, C3H8 ऑप्शन C4H10 और ऑप्शन डी C5H, और मैं लिखूं कि यहां पे प्लेनर स्ट्रक्चर कौन, तो बेटे प्लेनर स्ट्रक्चर यहां पे सिर्फ अल्फा यानी कि इथीन होगी। बाकी प्रोपीन 1 कार्बन sp3 हिब्रिडाइज्ड है, ब्यूटेन में 2 कार्बन sp3 हिब्रिडाइज्ड है, पेंटेन में 3 कार्बन sp3 हिब्रिडाइज्ड होते हैं। तो बेटे ये याद रखिएगा कि नंबर ऑफ sp3 हिब्रिडाइज्ड कार्बन्स इन मोनोइंस कितने हैं। नंबर ऑफ sp3 कार्बन्स इन
मोनोइंस कितने होंगे? मोनोइंस में बेटे मोनोइंस में sp3 कार्बन होंगे, ऑप्शन ए। बल्कि या मैं आंसर ही लिख देता हूं, ये बेटे हमेशा n-2, यहां पे n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन है, n इज टोटल कार्बन्स। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे अगर इथीन है तो 2 - 2 0 sp3 हिब्रिडाइज कार्बन, प्रोपीन है तो 3 - 2 1 sp3 हिब्रिडाइज कार्बन, पेंटीन है तो 5 - 2 3 sp3 हिब्रिडाइज कार्बन। तो इस तरह से आप sp3 कार्बन भी कैलकुलेट कर सकते हैं मोनोइंस के अंदर। ठीक है। इसी तरह से अगर डाइंस हैं तो फिर 4 माइनस कर दें, ट्राइंस हैं तो 6 माइनस कर दें, और इसी तरह से प्रोसीड करते चले जाएं। ठीक है जनाब। तो ये आपके पास बेटे स्ट्रक्चरल बातें आ गई अल्कीन्स की। फिर बेटे अल्कीन्स के लिए हम एक नाम यूज करते हैं, इनको ओलिफिन्स कहते हैं। अल्कीन्स कॉल्ड ओलिफिन्स। ऐसा क्यों है बेटे? इसके जो लोअर हैं गैसियस हैं, कार्बन 2 कार्बन वाली से लेकर 4 कार्बन वाली तक जो है ये गैसियस हैं एट रूम टेम्परेचर, और इनकी ये प्रॉपर्टी है कि अगर इनकी हैलोजिनेशन करवाई जाए तो इससे बन जाती हैं विसिनल डाईहैलाइड्स। विसिनल डाईहैलाइड जो हैं ये हैं ऑयल लाइक लिक्विड्स। तो इसका मतलब है कि लोअर अल्कीन्स की हैलोजिनेशन से ऑयली प्रोडक्ट बनती हैं, तो इसलिए हम इनको ओलिफिन्स कह देते हैं, जिसका मतलब है ऑयल फॉर्मर। तो ये ऑयल बना सकती है, इसलिए आपने इनको ओलिफिन्स का नाम दिया है। जनाब अभी हम इनकी हैलोजिनेशन पढ़ भी रहे होंगे तो उसमें प्रोडक्ट्स वगैरह की प्रिडिक्शन भी अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो ये तो बेटे आपके पास आ गई अल्कीन्स की कुछ बुनियादी इंट्रोडक्टरी बातें। अच्छा, अब हम बेटे पढ़ेंगे अल्कीन्स की प्रिपरेशन। जी बेटा, प्रिपरेशन के एतबार से बेटे हमने सिर्फ इसके वो तरीके पढ़ने हैं जो बाय एलिमिनेशन मेथड, सिर्फ वो वाले मेथड पढ़ने हैं जिसमें आप एलिमिनेशन रिएक्शन करवा रहे होंगे। बेटे एलिमिनेशन रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें कोई स्पीशी रिमूव होती है किसी कंपाउंड से, लीविंग बिहाइंड अनसैचुरेशन। रिमूवल ऑफ स्पीशी लीविंग बिहाइंड अनसैचुरेशन। अब इसके बेटा दो तरीके हैं जो एलिमिनेशन रिएक्शन, दो हैं जो अल्कीन्स बना सकते हैं। उनमें से पहला अल्काइल हैलाइड से, अल्काइल हैलाइड से। तो ये बेटे आपके पास लेट्स सपोज अल्काइल हैलाइड है, पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव, और ये बीटा हाइड्रोजन्स। अच्छा, अब ये याद रखें कि बाय एलिमिनेशन अगर आपने अल्कीन बनानी है तो उसके लिए बात याद रखें कि बीटा हाइड्रोजन इज असेंशियल। ठीक है जी। और ये एलिमिनेशन बेटे किसकी मौजूदगी में होगी? ये एलिमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड
और सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में। अब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है बेटे, होगा क्या, यहां पर बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा OH के साथ मिलकर वाटर बन जाएगा, हैलोजन पोटाशियम KX बन जाएगा, बाकी अल्फा बीटा कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो ये आपके पास अल्कीन बन गई। ठीक है जनाब, तो ये रिएक्शन कहलाएगा बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन। अभी इससे रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे, लेकिन देखें कई सारी बातें तो एमसीक्यू पॉइंट यहीं पे क्लियर हो जाते हैं कि प्रिपरेशन फ्रॉम हैलोजिनोल केन्स अगर आप कर रहे हैं या मोनोहेलोल केन्स कर रहे हैं तो किसके साथ रिएक्शन से करवाएंगे बेटे, स्ट्रॉन्ग बेस की मौजूदगी में ये रिएक्शन करवाएंगे। और मीडियम कैसा होगा बेटे, एल्कोहलिक शराबी मीडियम होगा। कैसा मीडियम होगा, एल्कोहलिक मीडियम या शराबी मीडियम होगा, ये बात आप याद रखिएगा। तो ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बाकी बेटे एलिमिनेशन रिएक्शंस का डिटेल्ड मैकेनिज्म हम अल्काइल हैलाइड वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। यहां पर सिर्फ इससे रिलेटेड हमने प्रिपरेशन रिलेटेड एमसीक्यूज बेटे डिस्कस करने होंगे, वो भी कुछ देर बाद हम देखेंगे। अच्छा जी, अब इससे रिलेटेड एक मेथड तो ये हो गया बेटे। दूसरा मेथड प्रिपरेशन का फ्रॉम एल्कोहल्स, एल्कोहल से। अच्छा, एल्कोहल से भी बीटा एलिमिनेशन ही होगी। और बीटा एलिमिनेशन के लिए जैसे कि मैंने कहा कि बीटा हाइड्रोजन इज असेंशियल। ठीक है जी। अब एल्कोहल्स से जब आप कर रहे हैं तो रिएक्शन ये कहलाएगा डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन कई चीजों से हो सकती है, बाय सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकती है, बाय फास्फोरिक एसिड भी हो सकती है, बाय Al2O3 भी है, बाय फास्फोरस पेंटाऑक्साइड भी हो सकती है। तो ये देखें, अब एमसीक्यूज आ सकते हैं कि कौन सी चीज है जो अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन करके, कौन सी चीज है जो अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करके उससे अल्कीन बना सकती है। तो बेटे सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट नहीं करेगा, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर फास्फोरिक एसिड H3PO4, या फिर Al2O3 के साथ हीट कर दें, या फिर P2O5 के साथ आप बेटे हीट कर दें। इनमें से मोस्ट कन्वीनियंट मेथड कौन सा है, वो सल्फ्यूरिक एसिड वाला मेथड है। मोस्ट कन्वीनियंट की अगर बात करें तो कौन सा मेथड कहेगा, सल्फ्यूरिक एसिड वाला मेथड मोस्ट कन्वीनियंट कहलाएगा। अब बेटे जरा इनके ये रिएक्शन देख लीजिए कि अल्कोहल के साथ जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो कैसी प्रिपरेशन आती है, इसके क्या क्या रिएक्शंस बेटे इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो वो बेटे हम यहां पर एक दफा गो थ्रू कर लें। कंडीशंस वगैरह क्योंकि एमसीक्यू में आ सकती हैं। बेटे अब अल्कोहल 3 तरह की होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। कितनी तरह की अल्कोहल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। उसके लिए ये ऑर्डर याद रखिएगा कि डिहाइड्रेशन का जो ऑर्डर है वो सबसे ज्यादा तेजी से टर्शरी में होगी, उससे मुश्किल सेकेंडरी में होगी, और सबसे मुश्किल प्राइमरी में होगी। ठीक है जी। इसी तरह से ये हैलोजन्स की जब आप एलिमिनेशन करेंगे तो हैलोजन की एलिमिनेशन में भी यही तरीका होगा। हैलोजन में भी सबसे ज्यादा आसान बीटा एलिमिनेशन टर्शरी अल्काइल हैलाइड की होती है, उससे मुश्किल सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की, और उससे मुश्किल प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की। ठीक है जी। और उसकी रीजन क्या है बेटे, ये याद रखिएगा
के रेट ऑफ बीटा एलिमिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन है। नंबर 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन्स है। जिस कंपाउंड में बीटा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे उसका रेट ऑफ डिहाइड्रेशन और रेट ऑफ डिहाइड्रो एलोजिनेशन उतना ज्यादा होगा। और इसके अलावा बेटे ये डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर। ठीक है जी, ये याद रखें कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन इज फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर हाई रखेंगे बीटा एलिमिनेशन के चांस उतने ज्यादा होंगे। अगर टेम्परेचर लो रखेंगे तो एलिमिनेशन की बजाय सब्स्टिट्यूशन के चांसेस प्रमोट हो जाएंगे। जी बेटा, आपने बिल्कुल सही सुना है। अगर टेम्परेचर आप लो रखेंगे तो इंस्टेड ऑफ एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट विल बी फेवर्ड एट लो टेम्परेचर। इंस्टेड ऑफ एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट इज फेवर्ड। ये बातें अल्काइल हैलाइड में जाके थोड़ा सा तफसील से होंगी, अभी सिर्फ मैं हवाले के तौर पे बात कर रहा हूं। अच्छा जी, अब ये जरा रिएक्शन देखिएगा। अगर हमारे पास टर्शरी अल्कोहल मौजूद है, जैसे कि ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, इसकी आप करवाते हैं डिहाइड्रेशन। तो बेटे इसके लिए ये याद रखें कि 20% सल्फ्यूरिक एसिड रिक्वायर्ड होगा और जस्ट ये रूम टेम्परेचर के ऊपर 85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाएगा। अब बेटे बीटा एलिमिनेशन इससे भी हो सकती, इससे भी, क्योंकि तीनों कार्बनों के पास बीटा हाइड्रोजन्स अवेलेबल हैं। जी खदीजा बोलें। सर वो आपने बताया ना कि अभी आपने कहा ना कि जब टेम्परेचर को हम लो करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस होगी। सब्स्टिट्यूशन फेवर होगी मैंने कहा है। अच्छा, तो ये भी तो मैटर करता है ना कि जो KOH है वो अल्कोहलिक होगा तो एलिमिनेशन ही होगा कि अल्कोहलिक वाली सोल्यूशन में भी फेवर हो जाएगी। जी, अल्कोहलिक सोल्यूशन में भी सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। असल में जब आप अल्कोहलिक सोल्यूशन यूज करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन एज वेल एज एलिमिनेशन दोनों हो रही होती है। और आप ये बात सुन के हैरान हो कि सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट की परसेंटेज जो है वो कोई 20%, एलिमिनेशन प्रोडक्ट कोई 20% के करीब है। 80% स्टिल सब्स्टिट्यूशन हो रही होती है। उसे फिर मजीद बढ़ाने के लिए परसेंटेज हम टेम्परेचर हाई करते हैं। ठीक है, अगर मीडियम एक्वस हो तो फिर होती ही सब्स्टिट्यूशन है, फिर एलिमिनेशन नहीं होती। क्यों डोमिनेट करते हैं कि अल्कोहलिक सोल्यूशन हो तो होती एलिमिनेशन? हमारी नहीं, ये किसने, मैंने तो नहीं कहा, ये आप ही कहते हैं। फिर नहीं, सुना हुआ है ना ऐसे, क्योंकि बुक में लिखा हुआ है ना। हाँ, क्योंकि बुक में लिखा हुआ है कि जहां पे एलिमिनेशन करवाई है वहां अल्कोहल मेंशन किया है। लेकिन आप, मेरा ख्याल है, पंजाब बोर्ड से बिलोंग करती है खदीजा। जी सर। खदीजा जी सर, पंजाब। हाँ, इसीलिए फेडरल बोर्ड और KPK की किताब में ये मेंशन किया हुआ है कि आप अल्कोहलिक सोल्यूशन यूज करते हैं तो भी एलिमिनेशन के साथ सब्स्टिट्यूशन हो रही होती है। और हाई टेम्परेचर के ऊपर एलिमिनेशन ज्यादा होना शुरू होती है। सब्स्टिट्यूशन जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे एलिमिनेशन प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा और सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट कम होता चला जाएगा। तो आप इसलिए ऐसा कहते हैं कि अल्कोहलिक मीडियम में सिर्फ एलिमिनेशन होती है, क्योंकि आपकी किताब में ऐसा आपको सिखाया गया है। ठीक है, आपको अगर ऐसा ना सिखाया गया होता तो आपने गलत नहीं कहना था, आपको पता होना था कि दोनों तरह की। जी बेटे, क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं कह रही हूँ ठीक है। हाँ ठीक है, चले, मुबारक हो बेटा, समझ आ गई बात। चलो जी, तो आगे बात बढ़ाते हैं बेटे। ये बोर्ड मैं थोड़ा सा इधर को मिटा रहा हूं, मिटा नहीं रहा।
घुमा रहा हूं जी बेटा। तो अब इससे प्रोडक्ट क्या बनेगी, एलिमिनेशन प्रोडक्ट। अच्छा, अब ये आपको प्रिडिक्शन आनी चाहिए कि अल्कोहल आपको दी गई हो और आप उससे प्रिडिक्ट कर पाए कि अल्कीन कौन सी बनेगी। जैसे कि टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है तो उससे अल्कीन बनी आइसो ब्यूटाइलिन। आइसोब्यूटाइलिन या नॉमेनक्लेचर आयुपैक भी आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके मुकाबले में अगर आप कोई सेकेंडरी अल्कोहल यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कर लेते हैं, तो अब बेटे परसेंटेज सल्फ्यूरिक एसिड की थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, वो 60% कर दें। टेम्परेचर भी जो है वो बढ़ाना पड़ेगा 100 डिग्री सेल्सियस। प्रोडक्ट अब आपके पास प्रोपीन आ जाएगी। प्रोपीन। और अगर आपके पास कोई प्राइमरी अल्कोहल है जैसे कि एथानोल, तो अब आप एसिड की कंसंट्रेशन मैक्सिमम यूज करेंगे, दैट इज 75%। और टेम्परेचर भी आप जो है वो मैक्सिमम 170 टू 180 डिग्री यूज करेंगे। इससे बेटे इथीन बन जाएगी प्लस वाटर प्रोड्यूस होगा। अब बेटे यहां से रिलेटेड एमसीक्यूज जो हैं वो आप किस तरह के देखें बना सकते हैं। एमसीक्यूज आप कंडीशन रिलेटेड कि जी टर्शरी अल्कोहल है, उसकी डिहाइड्रेशन के लिए कितने % सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रहे हैं, 20%, 60%, 75%। ठीक है, टेम्परेचर कौन सा यूज कर रहे हैं, 85, 100 और 180। तो टेम्परेचर की बना के आप एमसीक्यू पूछ लें, आप कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की बना के एमसीक्यू पूछ लें, डिफरेंट रिएजेंट्स बना के आप एमसीक्यू पूछ लें, आप अल्कोहल का फार्मूला लिख के प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करने वाला एमसीक्यू पूछ लें। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं इससे रिलेटेड एमसीक्यू जो है वो बेटे बना रहा हूं। जी बेटा, ऑन डिहाइड्रेशन दी मोस्ट probable product is option A, two-butene, option B, 1-butene, option C, isobutylene, and option D, all are possible या formed, सारे ही बन सकते हैं। जी बेटे से कोई बताएगा? जी फरहान अली शहजादा। हाँ भाई नौजवान। सर इसमें तो अल्फा ही होगा, मोस्ट प्रोबेबल प्रोडक्ट है। क्यों? मोस्ट प्रोबेबल प्रोडक्ट है और मार्कोनी को रूल्स भी यही कहेगा। यहाँ पे मार्कोनी को रूल लग रहा है।
नहीं सर। यहाँ तो मार्कोनिकोव रूल नहीं लगेगा, वो तो एडिशन का रूल है, ये तो एलिमिनेशन हो रही है। ये तो बेटे एलिमिनेशन हो रही है, यहां तो मार्कोनिकोव रूल नहीं लगेगा। बोले सर मतलब OH most दूसरे power- कार्बन पर अगर उसको रिमूव करेंगे तो कार्बन के पास ओ हो सारे डबल बॉन्ड बनेगा। सारी आयजा भी, सायरा भी, फरहान भी, तीन लोग बोले, आयजा बोले बस। सर जब OH निकलेगा तो फिर सेकंड वाले कार्बन के पास जगह होगी ना, तो उधर ही डबल बॉन्ड बनेगा। नहीं, सेकंड वाला कार्बन जो उसकी तो वलेंसियां नहीं, ये पूरी हैं। थर्ड वाला जिधर जिसके साथ OH देखें, लगा हुआ है। वलेंसियां इसकी भी पूरी हैं, वलेंसियां इसकी भी पूरी हैं। OH तो यहीं से निकलना है। Yes, अब sir. सिर्फ हमने H सुन के तो पास लो। हाइड्रोजन कम है इसलिए वहां से निकला। अच्छा, इसके पास हाइड्रोजन कम है, इसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, तो इधर बीटा हाइड्रोजन कम है, इधर बीटा हाइड्रोजन ज्यादा है। तो आपका ख्याल है जहां पे कम होंगे वहां से निकलेंगे, जहां ज्यादा बीटा हाइड्रोजन है वहां से नहीं निकलेंगे, यही ख्याल है। यस सर। चलें, अच्छा इसकी कोई बुनियादी वजह? फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन होगा तो और उसमें नहीं, से ये हाइड्रोजन वजह नहीं है, ये वजह नहीं है। या बता रहे हैं कि ये होगा, मैं पूछ रहा हूं ये क्यों होगा, मैं मान लेता हूं, चलें बस ठीक है, या मैं अब आगे समझा देता हूं। ये बात बिल्कुल ठीक की है फरहान ने भी, आयजा ने भी और सारा ने भी, ये सब ने बिल्कुल ठीक बात की है कि यहां पे अगर ये कार्बन की नंबरिंग कर लें 1, 2, 3 एंड 4, तो बीटा हाइड्रोजन कार्बन 3 से निकलेगा और 2 और 3 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा और 2 ब्यूटीन इज द मोस्ट प्रोबेबल प्रोडक्ट। ठीक है, अब उसकी रीजन क्या है बेटे, ये बात याद रखें कि जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, ये बात आप नोट फरमा लें, ये बात आप नोट फरमा लें कि एलिमिनेशन रिएक्शन के नतीजे में अल्कीन बनती है मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। एलिमिनेशन प्रोड्यूसेस मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। ठीक है, आप ये कह लें, इसके लिए अगर सिर्फ याद रखने के लिए बात करें तो जिस बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन पहले ही कम है वहां से निकालो, यानी कि जो पहले बेचारा भूखा नंगा है उसको और आप जलील करो। गरीब को ही लूटते हैं ना, तो ये बेचारा गरीब है, इसी को दोबारा लूटना है आपने। ठीक है, अब इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि अगर यहां से ये आपके पास OH ग्रुप आप रिमूव करते हैं तो ये एक कार्बोकेटाइन बन जाता है। ये क्या बन जाता है? कार्बोकेटाइन बन जाता है। अब कार्बोकेटाइन इससे भी हाइड्रोजन रिमूव करवा सकता है और इससे भी हाइड्रोजन रिमूव करवा सकता है, लेकिन अब डिपेंड करेगा कि जो प्रोडक्ट है वो मोर स्टेबल प्रोडक्ट विल बी मोर फेवर्ड। मोर स्टेबल प्रोडक्ट विल बी मोर फेवर्ड। बेटे जो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स होती हैं वही मोर स्टेबल होती हैं। मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स आर मोर स्टेबल अल्कीन्स। वो अल्कीन्स जो मोर सब्स्टिट्यूटेड हैं वो ज्यादा स्टेबल होती हैं। अब इनमें से मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन कौन सी है? बेटे जरा गौर करें, सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ कितने अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं। डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ कितने अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं। तो आप नोट करें कि इस कार्बन के साथ भी एक अल्काइल है, इसके साथ भी एक अल्काइल है, जबकि इस केस में इसके साथ तो एक अल्काइल मौजूद है लेकिन इसके साथ कोई अल्काइल नहीं है। तो ये एक साइड से सब्स्टिट्यूटेड है, दूसरी साइड से सब्स्टिट्यूटेड नहीं है। इसी तरह से इसमें भी एक ही कार्बन के ऊपर दो अल्काइल मौजूद है, दूसरे के ऊपर अल्काइल मौजूद नहीं है। तो सिंगल कार्बन सब्स्टिट्यूटेड है, दूसरी तरफ सब्स्टिट्यूशन मौजूद नहीं है। तो यहां पे सबसे ज्यादा जो स्टेबल प्रोडक्ट होगी वो अल्फा होगी, इसीलिए अल्फा इज द मोस्ट
फेवर्ड प्रोडक्ट, लीस्ट फेवर्ड प्रोडक्ट चार्ली होगी। उसकी रीजन यह है कि उसमें चेन स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, कार्बन चेन का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। तो कार्बन चेन का अगर स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है तो वो इतनी फेवर स्ट्रक्चर नहीं होती है। ठीक है, तो बहरहाल ये भी अब एक अलग कहानी है कि किस केस में ये ब्यूटाइलिन वाला स्ट्रक्चर भी प्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन फिलहाल आप यही रूल, और इस रूल को बेटा फरानली मार्कोनिकोव रूल जो ये नहीं है वो मार्कोनिकोव रूल इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। यहां पे जो रूल लगेगा वो जेस्टेफ रूल है या सेट्जेफ रूल इसको बोलते हैं।
है